आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर की ओर से चलाई जा रही इस ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 1 चैप्टर 5 प्रकरण दास प्रथा का उन्मूलन। फ्रांस में जैकोबिन शासन के द्वारा विभिन्न प्रकार के क्रांतिकारी सुधारों में से एक प्रमुख सुधार दास प्रथा का उन्मूलन भी था। फ्रांस के जो उपनिवेश कैरिबियाई उपनिवेशों में मार्टिनिक, गोडेलोप और सेंट डोमिंगो, इन क्षेत्रों में तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी वस्तुओं का उत्पादन इन उपनिवेशीय क्षेत्रों में होता था और यहाँ पर अपरिचित और दूर देश जाने और काम करने के प्रति यूरोपीय लोगों की अनिच्छा रहती थी और इसका सीधा सा कारण है बागानों में श्रम की कमी थी और इस कमी को पूरा करने के लिए एक त्रिकोणीय दास व्यापार प्रारंभ किया गया। इस त्रिकोणीय दास व्यापार के अंतर्गत यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका, इन तीनों के माध्यम से ही यहाँ कैरिबियाई उपनिवेशों में दासों को भेजा जाता था। ये जो दास व्यापार प्रथा है ये 17वीं शताब्दी में प्रारंभ हुई थी। दासों को ले जाने वाले फ्रांसीसी सौदागर बोर्दे या नांते बंदरगाह से अफ्रीका तट पर जहाज ले जाते थे, जहाँ से वे स्थानीय सरदार है उनसे ये दासों को खरीदते थे और दासों को अपनी पहचान रखने के लिए दागा जाता था और हथकड़ियाँ डाली जाती थी और फिर उन्हीं जहाज़ों से अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों में पहुंचाने के लिए 3 महीने का समय उनको इस समुद्री यात्रा से गुजारना पड़ता था। वहाँ ले जा कर के उनको बागान मालिक है उनको बेच दिया जाता था। दास श्रम के बल पर ही जो यूरोपीय बाजार में चीनी, कॉफ़ी और नील की जो बढ़ती हुई मांग थी वो इसी के कारण ही पूर्ति संभव हुई। उसके उपरांत दूसरी तरफ बोर्दे और जो नांते जैसे बंदरगाह जो फलते फूलते दास व्यापार के कारण ही एक मजबूत नगर बन करके उभर करके आए। 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज़्यादा निंदा नहीं हुई। नेशनल असेंबली में भी लंबी बहस हुई इस बाबत कि व्यक्ति के जो मूलभूत अधिकार है वो उपनिवेशों में रहने वाली प्रजा सहित समस्त फ्रांसीसी प्रजा को प्रदान किए जाए या नहीं किए जाए। लेकिन दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के डर से नेशनल असेंबली में इस प्रकार का कोई कानून पारित नहीं किया गया कि उपनिवेशों में रहने वाले लोगों को भी स्वतंत्रता से संबंधित कोई मूलभूत अधिकार दिया जाए। लेकिन आखिर में 1794 के कन्वेंशन ने, जो कि फ्रांसीसी संसद थी, उसने उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का एक कानून पारित कर दिया गया, जिसके तहत दासों को भी अपने व्यक्तिगत मूलभूत अधिकार प्रदान हुए। लेकिन ये कानून भी लंबी अवधि तक रह नहीं पाया। 10 वर्ष के बाद ही यानी 1804 में जब नेपोलियन पुनः फ्रांस का सम्राट बनता है तो उसने दास प्रथा को पुनः प्रारंभ कर दिया। बागान मालिकों को अपने आर्थिक हित साधने के लिए नीग्रो यानी ये अफ्रीका में जो सहारा रेगिस्तान है इसके दक्षिण में रहने वाले स्थानीय लोग हैं, ये अपमानजनक शब्द है जिसका अब है वो इस्तेमाल नहीं होता है। इन लोगों को गुलाम बनाने की स्वतंत्रता बागान मालिकों को मिल गई
फ्रांसीसी उपनिवेशों से अंतिम रूप से ये जो दास प्रथा है इसका उन्मूलन 1848 में कर दिया गया। दूसरा बिंदु है क्रांति और रोजाना की जिंदगी। तो ये जो क्रांति है, इस क्रांति के कारण और इस शासन व्यवस्था के कारण क्या लोगों की जिंदगी में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन आ सकता है? जी हाँ, सन 1789 के बाद के वर्षों में फ्रांस के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के जीवन में भी ऐसे बहुत सारे परिवर्तन आए। जैकोबिन क्रांतिकारी सरकारों ने ऐसे कानून बना करके स्वतंत्रता और समानता के आदर्शों को रोजाना की जिंदगी में उतारने का प्रयास उनके माध्यम से हुआ। बास्तिल के किले का जो विध्वंस हुआ था 1789 की, उसकी गर्मियों में जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहले जो कानून अस्तित्व में आया वह था सेंसरशिप की समाप्ति। ये सेंसरशिप क्या था? तो पुराने राजतंत्र के अंतर्गत जितनी भी प्रकार की जो लिखित सामग्री और जो सांस्कृतिक गतिविधियां, जैसे कि किताब है, अखबार है, नाटक है, इन सब को राजा के जो सेंसर अधिकारी थे उसके द्वारा पास किया जाता था, और पास करने के बाद ही उन अखबारों को, उन किताबों को प्रकाशित या जो नाटक है उसका मंचन किया जाता है। बिना अनुमति के इस प्रकार का कार्य नहीं किया जा सकता था। परंतु जब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को एक नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया गया, और जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस के शहरों में अखबार, पर्चों, पुस्तकों और छपी हुई तस्वीरों की एक बाढ़ सी आ गई, क्योंकि वो सेंसरशिप समाप्त हो गई, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं हुई, और जहाँ से वह बहुत तेज़ गति से बढ़ता हुआ गांव देहात तक जा पहुँचा। और उसमें क्या होता था, फ्रांस में जितने भी प्रकार की जो घटनाएं हैं या परिवर्तन होते थे उन सब का विवरण, उनके ऊपर टिप्पणियाँ उसमें आती थी। और प्रेस की स्वतंत्रता थी। स्वतंत्रता का मतलब ये था कि किसी भी घटना पर परस्पर आपस में विरोधी विचार भी व्यक्त किए जा सकते थे। प्रिंट माध्यम का उपयोग करके एक पक्ष ने दूसरे पक्ष को अपने दृष्टिकोण से सहमत कराने की कोशिश की। नाटक, संगीत, उत्सवी जुलूसों में भी असंख्य लोग उसमें जाने लगे। स्वतंत्रता और न्याय के बारे में राजनीतिज्ञों और दार्शनिकों के पांडित्यपूर्ण लेखन को समझने और उनसे जुड़ने का ये लोकप्रिय तरीका था, क्योंकि किताबों को पढ़ना तो केवल कुछ ही लोगों के लिए संभव था। लेकिन जब इस प्रकार की छूट मिल गई तो लोगों को इस बारे में काफ़ी सहूलियत हो गई। सारांश फिर क्या होता है, 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा खुद को है वो फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया जाता है। और ज्यों ही वो फ्रांस का सम्राट घोषित होता है तो उसके द्वारा कौन कौन से कार्य किया जाता है। सबसे पहले वो अपना विजय अभियान शुरू करता है, जिसके तहत यूरोपीय देशों की यात्राएं शुरू करता है। इसके अंतर्गत वह पुराने जो राजवंश है उन सब को हटा करके वह नया साम्राज्य बनाता है, और उस साम्राज्य की जो कमान है, बागडोर है, जो स्वयं के खानदान के लोग हैं उनको हाथ में दे देता है। उसके बाद उसका दूसरा कदम होता है कि वो निजी संपत्ति की सुरक्षा के वो कानून बनाता है। दशमलव पद्धति पर आधारित नाप तोल की एक समान प्रणाली भी उसके द्वारा चलाई जाती है। शुरू में बहुत सारे लोग नेपोलियन को मुक्तिदाता लगता था और उससे जनता को स्वतंत्रता दिलाने की उम्मीद थी, पर जल्द ही उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। नेपोलियन जो खुद को है वो यूरोप के आधुनिकीकरण का एक अग्रदूत मानता था। आखिरकार में जब 1815 में वाटरलू का युद्ध होता है उसमें उसकी हार होती है। यूरोप के बाकी हिस्सों में भी मुक्ति और आधुनिक कानूनों को फैलाने वाले उसके जो क्रांतिकारी उपाय थे उसका जो प्रभाव है उसकी मृत्यु के काफ़ी समय बाद में देखने में आया था।
स्वतंत्रता और जनवादी अधिकारों के विचार फ्रांसीसी क्रांति की सबसे एक महत्वपूर्ण विरासत थी। उनके ये विचार 19वीं सदी में फ्रांस से निकल करके यूरोप के अन्य क्षेत्रों में भी फैले और उनके कारण वहाँ सामंती व्यवस्था थी वो नाश हुई। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को एक नई परिभाषा दी। टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय क्रांतिकारी फ्रांस में उपजे विचारों से प्रेरणा लेने वाले दो ठोस उदाहरण हैं, वो हमारे देश में भी थे। इस प्रकार से हमने ये फ्रांसीसी क्रांति का अंतिम चैप्टर आज इसमें पढ़ा, जिसमें दास प्रथा का उन्मूलन और किस प्रकार से क्रांतिकारी परिवर्तनों से व्यक्ति की रोजाना की जिंदगी में कैसे परिवर्तन हुए। आइए अब हम प्रश्नोत्तर पर चलते हैं। पहला प्रश्न है, सेंसरशिप की समाप्ति कब की गई? दूसरा प्रश्न है, अंतिम रूप से फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कब किया गया? तीसरा प्रश्न है, नेपोलियन के द्वारा बहुत सारे कार्य किए गए थे, उसमें से कोई 2 कार्य लिखिए। धन्यवाद। आज का पाठ बस यहीं तक, अगली कड़ी का फिर इंतजार। नमस्कार।